Students, today we are going to start our new chapter number 2, that is biodiversity. बायोडाइवर्सिटी का अब जो नेम है उसमें से बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटीज वैरायटीज डिफरेंट काइंड्स डिफरेंट फॉर्म्स. सो बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ? स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन पर्टिकुलर एरिया, different kinds of organisms and classification of 2 million kinds of organisms. यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हों. ठीक है. अब क्लासिफिकेशन का यहाँ पे बात है कि 2 मिलियन काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनकी बात हो रही है. उनको स्टडी किया गया, उनकी क्लासिफिकेशन की गई. क्लासिफिकेशन का यहाँ पे मैं छोटा सा एक हिंट दे देती हूँ. मज़ीद हम इसी चैप्टर में इसको पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन होती क्या है? ये बेसिकली ग्रुपिंग है. ग्रुपिंग है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. हम उनको कैटेगराइज करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे. ठीक है. उनके फीचर्स की, फंक्शंस की एंड स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पे. यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? क्लाइमेट है, एटीट्यूड है, सॉइल टाइप है. ये आगे हम देखते हैं कि ये फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं. देन बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एंड रीजन एंड पोलर रीजन. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ट्रॉपिकल और पोलर रीजन कौन से होते हैं. ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल होता है. वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हॉट में आता है. ठीक है ना. मोस्टली जो एरियाज हमारे इक्वेटर के करीब होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं. वहाँ लाइफ बड़ी फेवरेबल होती है. जबकि पोलर रीजन्स वो रीजन्स हैं जो हमारे पोल्स पे होते हैं. जिस तरह नॉर्थ पोल है हमारा. ठीक है. वहाँ पे अब क्या है, फ्रीजिंग हमारा टेम्परेचर है, इतना कोल्ड टेम्परेचर है कि कुछ बहुत ही थोड़ी सी स्पीशीज़ हैं जो वहाँ सर्वाइव कर सकती हैं. तो मोस्टली क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी पोलर रीजन्स में कम है. क्यों? वहाँ के क्लाइमेट की वजह से. जिस तरह अभी हमने फैक्टर ऊपर पढ़ा. ठीक है ना. वहाँ की एटीट्यूड, वहाँ पे हर तरह का एनिमल नहीं सर्वाइव कर सकता. वहाँ पे सॉइल टाइप, सॉइल तो वहाँ पे होती नहीं है, वहाँ तो बर्फ़ होती है. तो इसीलिए बहुत ये फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को. अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस. फर्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसमें हमारे 3 प्रोसेसेस आते हैं: वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल. सबसे पहले वाटर साइकिल को देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, आपने 6th 7th क्लास की साइंस बुक्स में भी पढ़ा है कि वाटर साइकिल क्या होता है. इसमें हमारे जो ओशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल धूप पड़ रही है, गर्मी है, तो वाटर वेपर्स बनते हैं ना. जब हम पानी हमारा तेज़ गर्म हो रहा होता है तो वाटर वेपर्स बनते हैं, आपने नोट किए होंगे. तो वो वाटर वेपर्स आते हैं हमारे ऊपर. कहाँ पर? हमारे एटमॉस्फेयर में. वहाँ क्लाउड्स बनते हैं. और फिर जब क्लाउड्स बनते हैं तो फिर बारिश आती है, और वो बारिश किस तरह है? पानी की फॉर्म में है. वो वापस नीचे आती है. तो यानी कि ये हमारी एक साइकिल चल रही है. पानी पहले नीचे से ऊपर गया, वापस ऊपर से नीचे आया. तो ये इसको वाटर साइकिल कहते हैं. अब इसमें हमारा क्या होता है, हैबिटेट मेंटेनेंस की. हमारे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सी क्या बल्कि सबके लिए वाटर ज़रूरी है. ठीक है ना. निष्क्रिशन ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है. वाटर सिर्फ H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा, वो अपने साथ और भी बहुत से एलिमेंट्स एंड एटम्स को लेके जा रहा है. ठीक है. बायोलॉजिकल रेगुलेशन होती है, ट्रांसपायरेशन है. ट्रांसपायरेशन क्या है कि हमारे जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स कहीं आपने देखे हों, वो भी ट्रांसपायर करते हैं, इवेपोरेट करते हैं एक हिसाब से. तो इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं. सॉइल हेल्थ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी में वाटर का बड़ा रोल है. एक सॉइल है जिसमें पानी नहीं है और एक में पानी है, बहुत फ़र्क है. प्लांटेशन में हम यूज़ करते हैं ना अपनी सॉइल को. बेसिक तो हमारा मतलब वही है. तो जिस सॉइल में पानी ज़्यादा है, ज़ाहिर सी बात है वो प्लांटेशन के लिए हेल्दी है. फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी एक्टिविटी होती है. प्लांटेशन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हमारे आप एक प्लांट लगा रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. आगे नाइट्रोजन साइकिल में भी ये इसका आता है ज़िक्र. तो वो सारा भी वाटर साइकिल की वजह से होता है. देन वाटर प्यूरिफिकेशन. वाटर प्यूरिफिकेशन में हमारा क्या होता है कि हमारा जो पानी आ रहा है बारिश के फॉर्म में, जिस तरह आपने आबशार देखी होगी, आबशार से होता होता वो नीचे आ रहा है ना.
तो प्यूरिफाई हो रहा है स्टोन्स में से गुजर रहा है, मड में से गुजर रहा है। अब वो किस तरह से प्यूरिफाई हो रहा है? मिनरल्स होते हैं, ये जो नेचुरल हमारी रॉक्स होती हैं, हमारे स्टोन्स हैं और वाइल्ड जो हमारी मड होती है, इन सब में हमारा क्या होता है? मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारे वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। देन लास्ट इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन। अब इसमें क्या है कि ये रिलेटेड है रेन से। रेन वाटर की फॉर्म में ना वाटर साइकिल का हिस्सा है। तो जब रेन आ रही है तो वो टेम्परेचर को नॉर्मल कर रही है। इस तरह गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई तो रेन ज़रूरी है। तो ये हमारा लास्ट इसका फंक्शन था वाटर साइकिल का। देन इज़ कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल में क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ में कार्बन एटम्स शामिल हो जाते हैं। अब हमारे जो प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, रेस्पिरेशन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी फूड चेन चल रही है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है। हमारे प्लांट्स जो हैं वो रात के टाइम जो है या इवनिंग में, यानी सनलाइट की एब्सेंस में आप कह लो, ठीक है ना, कि क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है। तो ये सारी जो एक चेन है, साइकिल चल रही है, इसको हम कार्बन साइकिल कहते हैं कि कार्बन एटम्स हमारे एटमॉस्फेयर और अर्थ में शामिल हो जाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल हमारी वो है साइकिल है कि जिसमें जो नाइट्रोजन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है? और वो फिर हम उसको यूज़ करते हैं, उसको हम अपनी एटमॉस्फेयर में, अर्थ में, प्लांट्स यूज़ करते हैं, हमारी सॉइल यूज़ करती है। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स एक और स्टोरी बता रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो मॉडरेट ना रहे तो क्या होता है? उसमें ये होता है कि हमारे जो अर्थ में सारे प्रोसेसेस चल रही हैं, हमारा इकोसिस्टम है, ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन, एक्सेस होने से क्या होगा कि हमारी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस ज़्यादा हो जाएगी और भी जो हमारे नाइट्रोजन के जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं वो एक्सेस होने से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और अगर हमारे एक्वाटिक सिस्टम में, इकोसिस्टम में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो मेरीन जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ब्रीदिंग के इश्यूज आ सकते हैं, इसकी वजह से वो लॉस हो सकता है हमारे लिए इस इकोसिस्टम का। देन इज़ सॉइल एसिडिफिकेशन। सॉइल जो है वो उसमें एसिडिक, यानी पीएच जो है वो उसका एसिडिक हो जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स के ज़्यादा हो जाने की वजह से। अच्छा, नाइट्रोजन साइकिल का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है कि ये डिकम्पोजिशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। लेकिन वो भी है कि इसकी मॉडरेट अमाउंट होनी चाहिए। वो अमाउंट होनी चाहिए मॉडरेट अमाउंट जो हम अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं, अर्थ में आके वो नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है। उसके बाद वो कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं, उसको हमारी सॉइल यूज़ करती है, हमारे प्लांट्स यूज़ करते हैं जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, और वापस वो फिर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है। डिटेल हम इनकी पढ़ेंगे, अब यहाँ पे हम इनका छोटा सा एक आइडिया ले रहे हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी की है क्लाइमेट रेगुलेशन। अब इसमें क्या होता है कि प्लांट्स एंड एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एंड एल्गी क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप ना हो जाए। अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाएगी तो वो हीटिंग कर देगी, वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट की यहाँ बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए प्लांट्स एंड एल्गी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप जानते हैं, ठीक है ना, उससे क्या करते हैं कि वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, फूड है, फूड हमें मिलता है एनिमल्स से भी, प्लांट्स से भी। फ्यूल है, फ्यूल हमें मिलता है हमारे वुड है उसको बर्न करने से भी फ्यूल मिलता है, ठीक है। ऑयल निकलता है हमारा अंडरग्राउंड से। मेडिसिन्स बनाई जाती हैं प्लांट से, एनिमल से भी बनाई जाती हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स, सबसे पहले हमारा वुड है जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, नेचुरल है। पेपर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास आता है, वो भी वुड से आता है। तो ये सारा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं बायोडाइवर्सिटी के। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं बायोडाइवर्सिटी के। सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल है वो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। एग्रीकल्चर है, इसमें हमारा फूड है, हमारा डेयरी है, फार्म है, क्रॉप्स हैं, ये सारे आ जाते हैं। टूरिज़्म है, आपको पता है टूरिज़्म किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है।
देन फार्मास्यूटिकल्स हैं कि हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो हमें मिलती हैं डिफरेंट प्लांट्स से, एनिमल्स से। तो ये एल्गी हैं, फंजाई हैं, इनसे भी यानी बहुत सी हमारी मेडिसिन्स बनती हैं। तो ये सारे हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आ जाते हैं जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसका एक डे भी मनाया जाता है 22 मई को, ताकि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस बताई जाए लोगों को, और उसको प्रिजर्व रखना, उसको उसकी केयर करना, ये सारा कुछ लोगों को बताया जाए, अवेयरनेस दी जाए और इम्पोर्टेंस बताई जाए।